नमस्कारम। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हृदयाङ्गन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण द्विवेदी विधु जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, हृदयाङ्गन वीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाली विभूति आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्य गणों को, समिति के सभी पदाधिकारियों को और हृदयाङ्गन परिवार के सभी बाल, युवा, वृद्ध, कनिष्ठ, वरिष्ठ, नर नारी सभी सदस्यों को अभिवादन के लिए प्रस्तुत हूँ। नमन, वंदन, अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ। इस समय पटल पर उपस्थित आदरणीय श्री कृपाल शंकर मिश्रा जी और बहन वर्षा खन्ना जी दोनों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आशा करता हूँ कि सबके घर, सब परिजनों के यहाँ, सब परिजनों के परिवारों में
सुख, संपदा, सौभाग्य और स्वास्थ्य ईश्वर की कृपा से बना। आइए, आज रविवार का दिवस है तो कहते हैं अवकाश का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय अवकाश का दिन। अवकाश के दिन अक्सर हमने लोगों से कहते सुना है कि आज तो फुर्सत का दिन है। तो आइए फुर्सतनामा ही बांटते हैं। मुझे कल एक छोटी सी कहानी प्राप्त हुई, मैं उसको आपके समक्ष रख देना चाहता हूँ। कहानी तो जिस प्रकार से मिली वो तो थोड़ी लंबी थी, किंतु मैं उसको अपने शब्दों में वाचन कर देना चाहता हूँ, सार सार आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और वो विषय ऐसा है जो कि सामाजिक भी है, विचारणीय भी है, अनुकरणीय भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस विषय पर जितना अधिक विचार किया जाएगा उसमें से उतना ही तत्व निकलता रहेगा। तो आइए उस कहानी के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। एक कन्या थी, विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उसके लिए एक वर की तलाश के लिए अपने मित्रों से बात की। मित्र लोग ढूंढने लगे, सब जगह बात बनती। कन्या चूंकि सुशील थी, सुंदर थी, सब जगह बात बन जाती, लेकिन एक स्थान पर आकर की बात अटक जाती, और वो थी उस कन्या की आयु। पढ़ने लिखने के कारण उसकी आयु थोड़ी सी बढ़ चली थी, जो आमतौर से 25, 26, 27 या कहना चाहिए 21, 22 साल से लेकर के 25, 26 तक के आयु वर्ग से ऊपर निकल गई थी। लगभग 30 के आसपास में स्पर्श कर रही थी उस लड़की की आयु। तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी उसके संबंध के जुड़ने में। एक दिन किसी ने उसको बताया, आया उनके पिता के पास और उनको कहा कि एक लड़का है जो वकालत करता है, यदि उसके यहाँ बात बन जाए तो ठीक है। उसकी आयु और आपकी पुत्री की आयु लगभग आसपास ही है, तो आप कहें तो उस जगह बात चलाएं। अंधे को क्या चाहिए, दो नैन। पिता ने सहर्ष होकर के कहा कि यदि आपने लड़का देखा है और आपको लगता है कि उसका आयु वर्ग लगभग समान है तो बातचीत चलाओ, फिर क्या बात है। कुछ दिनों बाद वो फिर आए, कहने लगे मैंने उनसे बात की है लड़की की आयु के विषय में और सारी चीजों के विषय में, तो उनको कोई ऐतराज नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आपस में बैठ करके बातचीत कर लेते हैं। लेन देन से संबंधित या और भी जो विवाह संस्कार होना है, किस प्रकार से होना है, कहाँ से होना है, कहाँ करेंगे, हमें उनको यहाँ बुलाना होगा या हम उनके शहर में जाकर के बात करेंगे, वो सब चीज़ें कहने लगे बैठ करके बात कर लेते हैं। नतीजा ये हुआ, एक नियत समय हुआ और उस पर दोनों समधी परिवार बैठे बातचीत करने। यहाँ मैं ये और उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि लड़का जब स्वयं एक वकील था तो उसके पिता भी वकील ही थे, अर्थात वकालत उनका विरासत में पेशा था।
बातचीत हुई, लेन देन की कोई विशेष बात नहीं हुई। लड़के के पिता ने कहना प्रारंभ किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, उनके बारे में एक सूचना कन्या पक्ष को प्राप्त हुई उनके आने से कुछ समय पूर्व, कि वर पक्ष में वर के जो पिता हैं वो थोड़े कंजूस किस्म के आदमी। अब इनके दिमाग में निश्चित रूप से लड़की का जो पिता होता है वो बहुत कमजोर हृदय का होता है, उसको वो बहुत सारी चीजें सोचता है, क्योंकि जब तक कन्या विदा होकर के अपने घर नहीं पहुंच जाती और वहां सुखपूर्वक नहीं रहने लगती, तब तक लड़की के माता पिता हमेशा दुविधा में ही बनी रहती। तो उनके मन में चिंता हुई, लेकिन चूंकि बुला लिया था तो बात तो करनी ही थी। तो लड़के के पिता ने कहना प्रारंभ किया। अब जैसे मामूली सी बात है, वकीलों की आदत होती है कि वो बात को घुमा करके लाते हैं, बहुत दूर तक पहले फेंक देते हैं रस्सी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे समेटना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बातचीत करनी प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि मैं वकील हूँ, ठीक ठाक है, मेरी आमदनी भी ठीक है, घर परिवार भी ठीक है, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जो गांव में रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो कन्या पक्ष ने ये सोचा कि शायद वो उनके लिए कुछ चाहते हों, कुछ जेवरात, कुछ धन की इच्छा रखते हों, लेकिन उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि मैं दरअसल कभी किसी पर अपनी बात थोपना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने लड़के का विवाह बहुत ही साधारण तरीके से करना चाहता हूं। और एक बात उन्होंने कही कि मेरे विचार हैं वो मैं आपको बताता हूं, कि पहले के समय में जहां शादी में जो कुल खर्च होता था उसका 80% रिकवरेबल होता था। रिकवरेबल का मतलब उसका समान हुआ करता था, केवल 20% दिखावटी काम होता था, जिसको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यय हो गया तो हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। पुराने समय में ये स्थिति थी। कन्या पक्ष वाले लड़की को जेवर देते थे, उसको सामान देते थे, बहुत सारी चीज दान दहेज देते थे, तो वो सब रिकवरेबल वाली चीज थी, उसको पुनः उनका नकदीकरण किया जा सकता था। लेकिन आज के समय में परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है, केवल 20% ही शादी के खर्च का ऐसा है जो कि रिकवरेबल हो सकता है, 80% खर्च के ही नाम पर है। पूछा गया कि भाई क्यों, ऐसा क्या है? कहने लगी टेंट किसके काम आया, बिजली की व्यवस्था किसके काम आई, और बारातियों की तड़क भड़क, आओ भगत, दावा दारू, ये वो दुनिया भर की, वो किसके काम की है? लाखों लाखों रुपया बैंक कठाल वाले लेते हैं जिनके यहाँ शादी आयोजित होती है, वो क्या वापस मिल सकता है? उन्होंने ऐसे बहुत सारे बिंदु गिनाए। उन्होंने कहा कि आजकल 80% व्यय केवल दिखावे के लिए होने लगा है, केवल 20% व्यय ऐसा है शादी में जो कि
नकदीकरण जिसका हो सकता है, जो रिकवरेबल है। तो इसलिए मैं इस बात को, मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि बड़े आराम से वो काम किया जाए जिसमें अधिक से अधिक रिकवरी हो सकती हो। लोगों ने सोचा कि भाई ये तो कंजूस आदमी है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। साथ में उन्होंने एक बात और कही कि मेरे पास क्षमता है कि मैं शादी में कुछ भी खर्च कर सकता हूं, अच्छा खासा खाते पीते घर का हूं, खूब कमा रहा हूं, मैं भी कमा रहा हूं, मेरा बेटा भी कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर का मकान है, हर प्रकार की गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, मैं खर्च कर सकता हूं। लेकिन मेरा जो भाई है छोटा, जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, उसके ऊपर एक सामाजिक अनावश्यक दबाव आ जाएगा। तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे परिवार में जब शादी इस प्रकार की होती है तो तुम हल्की शादी क्यों करते हो? यदि वो बिना कहीं से उधार लिए उस शादी को करेगा तो निश्चित रूप से वो मेरी क्षमता के अनुसार बहुत कम होगी, तो उस पर एक सामाजिक दबाव रहेगा कि वो उधार ले, और उधार ले तो क्यों ले। तो इसलिए मैं किसी प्रकार का कोई दबाव उस पर नहीं रखना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूं कि शादी बहुत ही साधारण ढंग से हो। कन्या के पिता ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, हमें तो अब जैसा आप कहेंगे उसी के अनुसार चलना है। जिस समय उठ करके चलने लगे तो उन्होंने एक बात और कही। वर पक्ष ने, समधी साहब ने, वकील साहब ने एक बात और रखी। उन्होंने कहा मेरी एक शर्त और है छोटी सी, आज्ञा कीजिएगा। कहने लगे शर्त मेरी ये है कि अब जबकि ये रिश्ता पक्का हो गया है तो शादी के मद में आप जो भी खर्च करेंगे उसकी पाई पाई का हिसाब लिख करके कन्या की जब विदा होगी तो उसके हाथ भेजेंगे। एक एक पाई पाई का हिसाब किताब मैं लिखा हुआ लेना चाहता हूं कि आपने क्या क्या खर्च किया है। इस बात को लड़की के पिता ने स्वीकार तो कर लिया, किंतु मन में बड़ी ऊहापोह रही कि ये क्या बात है। ये बात घूमते फिरते लड़की तक भी पहुंची और लड़की ने अपने पिता से स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। जो अभी से इतनी पाबंदी लगाना चाहते हैं कि आपने क्या खर्च किया है, क्या नहीं किया, पता नहीं उनकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, ये तो पूरे शहर को पता है, पूरी सब लोगों को पता है कि वो कंजूस किस्म के आदमी हैं। भाई मैं वहां से नहीं शादी करना चाहती, आप ये रिश्ता तोड़ दीजिएगा। लड़की के पिता के भी मन में ये बात आई कि हाँ, बात तो सही है लड़की। उन्होंने मन में विचार बनाया, फिर और लोगों से बातचीत की, जो बीच में था, जो बिचौलिए थे जिन्होंने वो संबंध जुड़वाया था, उनसे बात की। तो बीच के साथी ने कहा कि बात तो आपकी किसी हद तक ठीक है, लेकिन आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आपकी कन्या की उम्र बढ़ रही है लगातार, और आप बहुत एक लंबे समय से एक वर की तलाश में थे और आपको मिल नहीं रहा है। इसलिए ये बहुत छोटी सी शर्त है, अगर उनकी मान लेते हैं तो क्या हर्ज है। कुछ उन्होंने कहा, कुछ और अड़ोस पड़ोस वालों ने कहा, कुछ लोगों के ताने भी उनको सुनने को मिले कि लो एक जगह रिश्ता पक्का हुआ था, वो भी अपनी ऐंठ में उसको छोड़े दे रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि सामाजिक दबाव में आकर के
या कुछ भी मान लीजिएगा, अपनी नियति मान करके, और लड़की की बात को न मानते हुए उन्होंने विवाह कर दिया। विवाह हो गया दोनों का। लड़की विदा होकर के अपनी ससुराल आ गई। तीसरे दिन जब वहां से विदा कराने के लिए उसका भाई लड़की की ससुराल में पहुंचता है, तब लड़की के ससुर ने उसके भाई से पूछा कि क्या जो मैंने शर्त रखी थी आपके पिता के सामने, उसके अनुसार उन्होंने जो खर्च किया है उसका ब्यौरा भेजा है? तो लड़की के भाई ने कहा कि वो तो जैसे ही आपने कहा था, जो भी आपके निर्देश थे उसके अनुसार हमने अपनी बहन के साथ ही वो सारा ब्यौरा भेज दिया था। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने लड़के को कहा कि बहू से वो पर्चा ले आओ जिसमें खर्च का ब्यौरा लिखा हुआ है। आ गया, बात खत्म हो गई, कुछ नहीं। उन्होंने लेकर के रख लिया अपने पास, बाकी सारे काम करते रहे। विदा के समय में विदा भी हुई, और जब विदा हुई तो विदा के समय लड़की के ससुर ने उस लड़की के हाथ में एक लिफाफा दिया और उसको ये कहा कि बेटी ये ले जाकर के अपने पिताजी को दे देना, बताना कि मुझे मेरे पिताजी ने ये आपके लिए दिया है। ठीक है। लड़की का भाई उसको लेकर के चला अपनी बहन को उसके ससुराल से विदा करा करके। मार्ग में लड़की के मन में ये विचार आया कि मैं क्यों ना इस लिफाफे को खोल कर देखूं। भाई से कहा कि मैं इसको खोल करके देखना चाहती हूँ। भाई ने कहा कि उन्होंने पिताजी के लिए दिया है तो उन्हीं के हाथ में देना। कहने लगे नहीं, मेरी तबीयत है, मैं अब रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को, मैं इस लिफाफे को देखना चाहती हूँ खोल करके। कोई चिपका हुआ नहीं है, वैसे ही है, तो मैं इसको खोल करके देखना चाहती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि इसको देखूं और उसके बाद में यदि पिताजी को देने लायक हुआ तो इसको दो, और नहीं तो यही छोड़ दो या फाड़ करके फेंक दो। भाई बहन के दोनों की सहमति बनी और उस लिफाफे को बहन ने खोल करके पढ़ा, और वो ज्यों ज्यों पढ़ती चली जा रही थी त्यों त्यों रोती चली जा रही थी। उसने अचानक भाई को कहा कि भाई गाड़ी रोको। भाई ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा नहीं, गाड़ी वापस लेकर के चलो ससुराल। कहने लगे कि तुम्हारी विदा का समय है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? चलो पहले घर चलो, उसके बाद में फिर तुम्हें यहाँ आना ही है। कहने लगे नहीं, मुझे वापस लेकर के चलो। मैं चलते समय पिताजी के चरण स्पर्श करना भूल गई। तो उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, वो तो बात तुम्हारी ठीक है, इस काम के लिए तो ले चलता हूँ, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी आंख से आंसू थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे? तो उस लड़की ने वो पत्र अपने भाई के हाथ में दिया। भाई ने वो पत्र पढ़ा और पढ़ने के बाद में वो स्वयं भी रोने लगा। अब उस पत्र में क्या था वो मैं आपको हल्का सा उसका सारा बता देता हूँ। उन्होंने लिखा था कि आदरणीय समधी जी, सादर नमस्कार, आशा है कुशल से होंगे, और अपनी बहू के हाथ से मुझे आपने जो
खर्च किया है उसका ब्यौरा विवरण मुझे प्राप्त हुआ। देख करके बहुत अच्छा लगा कि आपने सारी बातें जो मैंने कही थी, जिस जिस प्रकार से विवरण लिखने को कहा था वो आपने किया। उसको देखने के बाद में मुझे ये लगा, मुझे ज्ञात हुआ कि आपने इस पूरी शादी में 16 लाख रुपया खर्च किया है, देने में लेने में जो भी कुछ किया, 16 लाख रुपया खर्च किया है। जबकि मैंने अपनी इस लड़के की शादी में, इस शादी में मेरी ओर से केवल 8 लाख रुपया खर्च हुआ है। तो इसलिए इस पत्र के संलग्नक के रूप में मैं आपके नाम एक 4 लाख रुपए का चेक भेज रहा हूं, क्योंकि ये जो विवाह हुआ है, ये जो संबंध हुआ है, जिसको समान बंधन कहा जाता है, ये जो संबंध हुआ है, ये विवाह आपकी लड़की का नहीं हुआ, मेरे लड़के का नहीं हुआ, बल्कि ये विवाह हमारे बच्चों का हुआ है। इसलिए इसमें जो भी खर्च हुआ है उसकी आधी आधी जिम्मेवारी हम दोनों पर है। कहने को तो ये बड़ी अव्यावहारिक सी बात लगती है, किंतु जिस व्यक्ति को कंजूस कह करके संबोधित किया जा रहा था, वो व्यक्ति इतना दिलेर होगा और इतनी खुली हुई मानसिकता का होगा, इसका किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। वो एक उन्होंने नया उदाहरण, नया विषय उन्होंने छेड़ा, समाज को एक नई दिशा देने का काम किया कि ये सोचना छोड़ दें कि ये मेरी लड़की की शादी है, ये मेरे लड़के की शादी है। क्यों नहीं ये मानते कि ये हमारे बच्चों की शादी है? जब हमारे बच्चों की शादी है तो उसमें जो भी कुछ खर्च होगा वो भी मिलजुल कर। तो ये कथा मुझे पढ़ने को मिली और इसका स्मरण मुझे विशेष रूप से आज सवेरे हुआ। पढ़ी तो बहुत पहले थी, लेकिन इसका स्मरण मुझे आज सवेरे हुआ जब आदरणीय संस्थापक महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी महोदय और मैं तीनों लोग, हम लोग एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे और वहाँ ये एक शब्द आया कि 23 मार्च को दून मीट में एक कार्यक्रम होने जा रहा है जो हृदयांगन और डॉक्टर सत्या होपटॉक के संयुक्त तत्वावधान में। तो संयुक्त तत्वावधान का मतलब ये है कि ये हमारा मिला जुला कार्य है। तो इस मिले जुले कार्य के लिए मुझे इस कथा की याद आई, तो वो मैंने आपके सामने आज रखी। तो कल कुछ और रखूँगा। जो उपस्थित हैं उनको सादर नमन, प्रणाम और आभार ज्ञाता हूँगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।